फिज़िक्स में करेंगे हम लोग, मॉडर्न फिज़िक्स करने जा रहे हैं। और मॉडर्न फिज़िक्स में क्या है कि इसमें ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है, और एटम न्यूक्लियाई है, सेमीकंडक्टर है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट तो हम लोगों ने किया है, अब हम लोग करेंगे एटम को। ठीक है, एटम ये चैप्टर हम लोग फिज़िक्स में करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 है एटम। ठीक है, एटम एटम जो है हम लोगों ने पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और फिज़िक्स में पढ़ेंगे। तो एटम के जो बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो एज इट इज़ फिज़िक्स में भी है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे फिज़िकल अप्रोच लेते हैं हम लोग एटम के स्ट्रक्चर में। तो जो बेसिक बातें हैं वो मैं थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे बता दे रहा हूँ एटम से रिलेटेड, ताकि हम लोग जो फिज़िक्स का जो टॉपिक आएगा वो हम समझ पाए कहाँ से वो फिज़िक्स का सेक्शन यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एटम के बारे में जानते हैं। डाल्टन ने कहा था, डाल्टन 1800 में, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। और भी बहुत सारे छोटे छोटे बातें डाल्टन ने 1800 में कहा था, और हम लोग उसको कहते हैं डाल्टन एटॉमिक पोस्टुलेट। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी छोटे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, ये बेसिक आइडिया था डाल्टन का। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा और बहुत सारे अलग अलग फील्ड में जब काम हो रहे थे, तो बहुत सारे सवाल ऐसे उभर के आए जिससे डाल्टन का एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम इज़ द स्मॉलेस्ट होने का जो कंसेप्ट था वो डाउट आ गया, उस पर क्वेश्चन आ गए कि भाई अगर स्मॉलेस्ट है तो फिर ये कहाँ से आया है। उसमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट था वो कैथोड रेज था। कैथोड T1 कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट को किया था, नाम है उसका, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन फाइनली जो कुछ आइडिया, कुछ एनालिसिस, कुछ ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व किया था, और वो था जे थॉमसन एंड हिज टीम। ठीक है ना। और जे थॉमसन ने जो अल्फा पार्टिकल कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट किया और उससे जो आइडिया निकाला, और उसके बारे में उसके बाद उसने बताया कि जो एटम जो है स्मॉलेस्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो कैथोड रेज है वो एक नेगेटिव चार्ज है जो कैथोड से एनोड की तरफ जाता है, और अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो वो नेगेटिव चार्ज आया कहाँ से। ठीक है, तो जे थॉमसन ने ये, इसके अलावा बीच में एक और नाम आता है, वो है रेडियो एक्टिविटी। जो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं और उनसे रेजेस स्पॉन्टेनियसली एमिट होते हैं। उस रेजेस को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, या रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया, तो बताया कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उससे जो रेजेस निकलते हैं वो 3 टाइप्स के हैं। नाम है उसका अल्फ़ा, बीटा, गामा रेस। तो वो जो अल्फ़ा पॉजिटिव चार्ज, गामा बीटा नेगेटिव चार्ज, और गामा मासलेस चार्जलेस पार्टिकल होता है। तो ये चार्ज पार्टिकल कहाँ से आता है अगर एटम स्मॉलेस्ट है तो? इससे भी एक सवाल उभर के आया, यहाँ से भी सवाल आया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल ऐसे आने लगे कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी को रिजेक्ट किया गया, और फिर जे थॉमसन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। जे थॉमसन ने कब दिया? जे थॉमसन से ले लेते हैं। जे थॉमसन ये 1898 में अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, और उस एटॉमिक मॉडल का नाम रखा गया प्लम पडिंग मॉडल। ये हमारा जे थॉमसन ने दिया था। इससे पहले हम लोग डाल्टन, हमने बताया था, डाल्टन जो था 1800 के रेंज में, 1800 के आसपास अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था। ठीक है, ये प्लम पडिंग मॉडल के हिसाब से क्या बताया जे थॉमसन ने कि जो एक एटम है वो एक वाटरमेलन की तरह होता है। एटम जो है एक वाटरमेलन की तरह होता है, और उसका जो पल्प है
वो जो पल्प है, जो गूदा होता है, वो जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो सीड्स है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो क्या दिखा रखा हमारे इसमें, ये ठीक है, ये हम थोड़ा सा इसको फिगर को दिखा रहे हैं। ये जो पल्प है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके अंदर जो सीड्स होते हैं, वो सीड्स जो वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये जे थॉमसन प्लम पॉडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग बताया, ठीक है। लेकिन आगे जैसे बढ़ते साइंस आगे बढ़ा और बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया, जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट जो काम किया है वो है रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट किया था 1911 में, ठीक है ना। वैसे तो एक्सपेरिमेंट बहुत पहले से आ रहा था करते हुए, लेकिन 1911 में उन्होंने अपना जो भी ऑब्जर्वेशन था अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट का, उस ऑब्जर्वेशन को बताया कि हमने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करने के बाद ऐसे चीज़ें महसूस किया या ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है, और उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जे थॉमसन का जो प्लम पॉडिंग मॉडल है वो वेरीफाइड नहीं हो पाता है, और जे थॉमसन का जो कंसेप्ट है इस ऑब्जर्वेशन जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से बिल्कुल अलग है, और फिर उसने रिजेक्ट कर दिया जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं, सुन लेते हैं क्या रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया था और क्या उसका एक्सपेरिमेंट था। तो एक हम डायग्राम बना लेते हैं और उस डायग्राम को बना के और बताते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या उसको ऑब्जर्व किया था। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, उसको डायग्राम को बनाने जा रहा हूँ, इसके आगे का करने जा रहा हूँ। ये हम लोग एक डायग्राम बनाया है रिप्रेजेंट समझाने के लिए कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट किया था तो कैसे किया था और क्या उसको ऑब्जर्वेशन मिला, उसको हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, क्या बताया कि एक हम लोगों ने एक चैम्बर लिया जो वैक्यूम चैम्बर था। वैक्यूम चैम्बर है, इसमें एयर नहीं है, इसको बिल्कुल वैक्यूम है इसमें, तो प्रेशर बहुत कम होगा। इसके बाद ये हम लोगों ने एक मेटेलिक ब्लॉक लिया है, और ये जो रेड है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो स्पॉन्टेनियसली रेजेस को एमिट करता है, तो ये अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है। ये रेड जिसको होता है रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इससे अल्फा पार्टिकल निकलते रहता है। अल्फा बीटा गामा सभी निकलता है, लेकिन अल्फा को यूज़ करते हैं उसको। ये हमारा एक गोल्ड फॉयल है, ये जो शीट की तरह दिखा रहे हैं ये गोल्ड फॉयल है, और ये जो शीट है गोल्ड फॉयल का, इसका जो थिकनेस यूज़ करते हैं, थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉयल इज इक्वल टू 2.1 × 10⁻⁻⁷ मीटर, इतना इसका थिकनेस है जिसको यूज़ किया गया है अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट में। ठीक है, जब इसको बम्बार्ड करते हैं तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये यहाँ आने के बाद ये डेविएट हो जाता है, इस तरह से डाइवर्ट हो जाता है, बजाय इससे सीधा जाने के वो डाइवर्ट हो जाता है, और डाइवर्ट होने के बाद यहाँ ये जाके टकराता है स्क्रीन पे, इस वाले स्क्रीन पे। ये हमारा एक ब्लैक कोटिंग है, वो तो वैक्यूम चैम्बर बनाया गया है, लेकिन ब्लैक के ऊपर एक ग्रीन हम लोगों ने दिखाया है। ग्रीन क्या है, एक कोटिंग है, और उसको हम लोग कोटिंग को बोलते हैं, ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। जिंक सल्फाइड क्या होता है, जो सो फोटोग्राफिक फिल्म भी हम लोग यूज़ करते हैं। पहले जैसे हम लोग कैमरा से फ़ोटो लेते थे, जब मोबाइल नहीं था तो कैमरा से जब फ़ोटो लेते थे तो ऐसे क्लिक करते थे तो उसका ढक्कन निकलता था, लाइट रिफ्लेक्ट होकर आता था, वो स्क्रीन पे वो जो नेगेटिव होता था उस नेगेटिव पे वो नेगेटिव बन जाता था। बाद में हम लोग पॉजिटिव बनाते थे, फिर उसका फ़ोटो निकालते थे।
वो तो तब था, लेकिन ये जो जिंक सल्फाइड है बहुत ही आसानी से जैसे अल्फा पार्टिकल बेंड किया तो ये जाके अल्फा पार्टिकल जब जिंक सल्फाइड पे लगेगा तो एक जिंक सल्फाइड वहाँ से या एक दो हट जाएगा और वहाँ पे एक स्पॉट बन जाएगा, वहाँ पे एक तरह का स्पॉट बन जाएगा। तो क्या देखा गया है कि जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं ज़्यादातर स्पॉट्स मतलब ब्लैक स्पॉट्स जो ये वाला स्क्रीन पे मिल रहे हैं इधर मिल रहे हैं ज़्यादातर, कुछ कुछ ये दूर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं। और जब हज़ारों जब बम्बार्डमेंट करते हैं तो उनमें से एक दो पीछे भी आ जाता है, बम्बार्ड करके पीछे भी आ जाता है। मैं एक इसका पीछे भी दिखा रहा हूँ, मैं एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा उसके लिए कि ये पीछे क्यों आ गया। ठीक है, तो इस तरह का ये जो है अल्फ़ा स्कैटर्ड अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है इधर से, ये जो डॉट रेड से जो मैंने डॉट डॉट दिखाया है वो सेंटिलेशन कहलाता है। सेंटिलेशन ये स्पॉट एक तरह का स्पॉट बन जाता है जब अल्फ़ा पार्टिकल जाके जिंक सल्फाइड स्क्रीन को टच करता है तो वहाँ पे स्पॉट्स बन जाते हैं। और इस तरह से ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल से पास किया। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्डमेंट का किया। इस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा और एलाबोरेट करके दिखा रहे हैं। ये जो गोल्ड फॉइल था बहुत ही थिन शीट है, इतना थिन है कि इधर से उधर दिख रहा है। फॉइल है और फॉइल के इधर से उधर दिख रहा है। जैसे बहुत हम लोग पर्दे वर्दे बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं तो इधर से उधर दिख रहा है, जैसे ग्लास होते हैं बीच में सारा कुछ इधर से उधर दिखता है। ठीक है ना, तो बताते हैं गोल्ड फॉइल जो है वो इतना थिन था कि 2.1 - 7 मीटर है और इतना थिन था कि एक एक एटम को हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से देख सकते हैं। तो इसको और मैग्नीफाइंग करके अगर देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर एक हम यहाँ फिर बनाते हैं। ये इस तरह से दिखाते हैं, जो थिन शीट है उसके अंदर जो एटम्स है इस तरह से अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग एटम दिख रहे हैं। ठीक है, और इसमें से अगर एक को देखा जाए, एक को और मैग्नीफाइंग करके देखा जाए तो ये हमें दिखेगा इस तरह से। ये हमारा एक एटम दिख रहा है, ये वाला, इसमें से एक को मैग्नीफाइंग कर लिया तो ठीक है ना, ये मैग्नीफाइंग कर लिया ये हमारा इस तरह से। और जब अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्डमेंट कराएंगे तो क्या देखा गया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्डमेंट करा रहे हैं तो ज़्यादातर तो सीधे जा रहे हैं, और कुछ कुछ बेंड करके ऐसे भी जा रहे हैं। ये जो हम लोगों ने दिखा रखे हैं ऐसे, ये वाला जो दिखा रखा है ऐसे भी बेंड कर रहा है, और ज़्यादातर लेकिन स्ट्रेट जा रहे हैं। ये सब यहाँ पे देख रहे हैं कितने डॉटर बने हुए, सीधा जा रहे हैं, सीधा सीधा। ठीक है ना, लेकिन कुछ बेंड करके यहाँ जा रहा है, कुछ बेंड करके यहाँ तक जा रहा है। कितनी बात सुन में आ रही। और क्या देखा आगे, कुछ तो इसके पीछे टकरा के पीछे आ गया जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। कितनी बात सुन में आई। तो ये जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया, बार बार करने के बाद उसे यही दिख रहा था कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो सीधे चले जा रहे हैं, कुछ बेंड कर रहे हैं और लेफ्ट में राइट में नीचे ऊपर बेंड करके जा रहे हैं, कुछ दूर पे जाके लग रहे हैं सल्फाइड, और कुछ हज़ारों हज़ार में से कुछ एक दो ऐसे भी हैं जो इससे वापस आके इधर आके उसका स्पॉट बन रहा है। तो इधर कैसे स्पॉट बन रहा है वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना एक अप्रोच लिया। अगर बताया क्या कि अगर मान लो जे थॉमसन के हिसाब से देखते हैं प्लम पडिंग मॉडल, तो प्लम पडिंग मॉडल के हिसाब से क्या बताया कि जो उसका पल्प है, वाटरमेलन का पल्प है, वो तो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जो अल्फ़ा पार्टिकल जब बम्बार्ड करेगा तो पल्प तो पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी पॉजिटिव, अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है। अल्फ़ा पार्टिकल जो बेसिकली जो है अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम-2 पॉजिटिव के बराबर होता है ये, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जब वो पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा उस पॉजिटिव पल्प के पास तो रिपल्शन होगा, तो सबको आके रुक जाए या फिर पीछे चला जाए रिपल होके। लेकिन क्या देख रहा है वो तो सीधे सब जा रहे हैं। तो सीधे कैसे जा रहे होंगे जब अगर पूरा पल्प पॉजिटिव है एटम का, तो फिर वो पीछे जाने का सवाल, वो सीधा जाने का सवाल नहीं बनता। अच्छा चलो पूरा पॉजिटिव है तो ये बेंड करके ऐसे कैसे जा रहा, लेफ्ट राइट में कैसे जा रहा, या फिर बाउंस बैक करके कैसे आ रहा है, ये भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा जे थॉमसन के कंसेप्ट के हिसाब से। तो रदरफोर्ड का अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट जो ऑब्जर्वेशन था
उस ऑब्जर्वेशन को जब एनालाइज किया रदरफोर्ड ने, तो बताया कि जो जे थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल है और जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन है, वो मैच नहीं करता। जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको अगर हम समझते हैं और लिखना चाहते हैं, तो वो जे थॉम्सन के एटॉमिक मॉडल से बिल्कुल ही अलग हो जाता है, बिल्कुल ही अलग हो जाता है। इसलिए जे थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल हमारे ऑब्जर्वेशन को वेरीफाई नहीं करता है, वैलिड नहीं करता है। इसलिए वो एटॉमिक मॉडल को, यानी रदरफोर्ड ने जे थॉम्सन के एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट करके अपना एक नया एटॉमिक मॉडल दिया। उसे हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उस एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बातें उसने बताई, इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या क्या और कुछ बताया, वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, बंद करिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इसके पॉइंट्स को मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े हो तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये भी आप पढ़े हो, लेकिन मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ क्या चीज़ है ये। ठीक है ना, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ ये। और जो रदरफोर्ड ने बताया कि कौन कौन से पॉइंट को उसने बताया अपने इस ऑब्जर्वेशन के हेल्प से, ठीक है, तो वो हम बताने जा रहे हैं। क्या दे रखा है ये कि बताया क्या कि अगर रदरफोर्ड का अपना है कि अगर ये हमारा एटम है, एक एटम है और अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और सब के सब सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब कोई भी उसको रुकावट नहीं है। जब कोई रुकावट ही नहीं है तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो है, वो फिर कहाँ है। ठीक है, तो उसने अपने एक कंसेप्ट के हिसाब से बताया कि ऐसा हो सकता है कि सारे पॉजिटिव चार्ज एक जगह कंसंट्रेट करे, बहुत स्मॉल एरिया में, बहुत ही स्मॉल एरिया में पूरे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेट करे। अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने बताया कि सारे पॉजिटिव चार्ज जो है कंसंट्रेट करता है न्यूक्लियस पे। ठीक है, और बाकी पूरा स्पेस खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जितने भी अल्फा पार्टिकल है, जो अल्फा पार्टिकल इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, वो बिल्कुल अनडेविएटेड सीधा जाके वो जो स्क्रीन था जिंक सल्फाइड का, उसके स्क्रीन पे उसका वो हो रहा है, डॉट बन रहा है। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल इसके करीब से होते हुए जा रहा है, न्यूक्लियस के करीब से होते हुए जा रहा है, मान लो ये एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब से गया, तो ज़ाहिर ये पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपेल होके इधर चला गया। ठीक है ना, अगर मान लो नीचे के साइड से अगर निकल रहा है तो ये रिपेल होके इधर चला गया, ऐसा हो सकता है। तो उसने अपने बिहाफ पे, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने देखा नहीं एग्जैक्टली, लेकिन एक एक्सप्लेन कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, अल्फा पार्टिकल होता है, जो सीधा जाता है वो इस तरह से जा सकता है। ठीक है ना, और जो बहुत ही करीब, न्यूक्लियस के बहुत करीब से जाएगा तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है, तो रिपेल करेंगे और रिपेल करने के बाद इस तरह से बेंड कर जाएंगे। तो ये बेंडिंग वाला बताया सेक्शन। दूसरा सेक्शन बताया कि सपोज करते कि हज़ारों हजार जब अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तो कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो बिल्कुल सीधा जा रहा हो, तो हेड ऑन कोलिजन हो जाए, आमने सामने पड़ जाए, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन चूंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं और इसमें अल्फा पार्टिकल में 2 ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इसका 2 चार्ज और उसमें बहुत सारे चार्ज होते हैं। तो गोल्ड फॉयल है तो गोल्ड का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है 79। ठीक है, यानी 79 प्रोटॉन है, तो 79 पॉजिटिव चार्ज एक साथ है। और यहाँ पे जो है हीलियम में 2 पॉजिटिव चार्ज इसमें है। तो ये जब हेड ऑन कोलिजन करेगा तो ये टकरा के ये वापस बाउंस बैक करेगा और ये स्क्रीन पे जो पीछे की तरफ डॉट बना हुआ था वो को एक्सप्लेन करेगा। यानी कि जो कोई हेड ऑन कोलाइड करेगा वो बाउंस बैक करने के बाद पीछे जिंक सल्फाइड को डॉट बनाएगा, स्पॉट आएगा। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया। और एटम का स्ट्रक्चर क्या बताया, पहला पॉइंट हम ऐसे बोल देते हैं, द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी।
एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। दैट्स वाई ऑल द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोइंग स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है ना। एक तो पहला बताया। दूसरा बताया क्या, ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है ना। स्मॉल पार्ट ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सारे पॉजिटिव चार्ज जो है ना एटम के बहुत ही छोटी सी जगह पे कंसंट्रेट कर रहा है और उस छोटी सी जगह को न्यूक्लियस का नाम दिया। कितनी बात सुन में ही। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया क्या कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस सिमिलर टू द सोलर सिस्टम। जैसे ये हमारा ये है न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट पे इस तरह से घूम रहे हैं, ठीक है ना, अपने अपने ऑर्बिट पे इस तरह से घूम रहे हैं। सो द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इट इज़ सिमिलर टू द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या है, सन एक जगह है, प्लैनेट उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी अपने चारों तरफ घूम रहा है। इस तरह से अपना जो ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल को, ये उसने एक्सप्लेन किया और जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं और ये हम जानते भी हैं। लेकिन क्या बताया, यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होता है, वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये फिजिक्स का पार्ट आ जाता है केमिस्ट्री में। क्या बताया कि जैसे हमारा ये एक रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो था, ये हमारा एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। अगर एक अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कराएंगे उसको एनर्जी देकर, तो जब ये करीब जाएगा इसके, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहा होगा, इधर तो स्पीड ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे करीब होगा उसका स्पीड कम होता जाएगा, क्योंकि रिपल्शन हो रहा होगा, उसका स्पीड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। या यूँ भी कह सकते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी घटता जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो है ना वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जब उसका वेलोसिटी घटता जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होते जा रहा है, लेकिन एनर्जी कंजर्व रहता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के उसमें कन्वर्ट होता जाएगा। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब जाएगा उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा और वो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा, जो कि चार्ज पे स्टोर होता रहेगा, ठीक है। एक ऐसा स्टेज आएगा जब वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिल्कुल जीरो हो जाएगा, करीब जाते 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 एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अल्फा पार्टिकल उससे आगे नहीं जाएगा, रिपल्शन की वजह से फिर वो पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। कितनी बात सुन में। तो ये बताया कि कितना काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल का, उसी के हिसाब से वो अल्फा पार्टिकल करीब से करीब जाएगा न्यूक्लियस के, करीब से करीब जाएगा न्यूक्लियस के। लेकिन क्या देखा गया है कि एक सर्टेन एनर्जी देने के बाद जब वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस तक जाता है, जैसे यहाँ तक या यहाँ तक जाने के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया तो अल्फा पार्टिकल यहाँ तक पहुँच गया। अब उस एनर्जी से ज़्यादा भी एनर्जी देते हैं, जितना काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक दिया था, यहाँ तक आया था, उससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देते हैं अल्फा पार्टिकल को, तब भी वो यहीं तक आता है, इससे ज़्यादा करीब नहीं जा रहा है, ठीक है ना। और चाहे जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दीजिए, अल्फा पार्टिकल वहीं तक जाएगा और वहीं से बाउंस बैक हो जाएगा। तो वो जो डिस्टेंस है, वो जो ये और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ तक पहुँच गया न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में, वो यहाँ तक पहुँच गया और इसको दिखाते हैं R0 से, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से, ठीक है। तो जो एक एनर्जी देते हैं जहाँ से यहाँ तक आता है, मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी देते हैं उस काइनेटिक एनर्जी पे यहाँ तक आता है, उसके बाद जितना भी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं तक जाएगा। तो वो जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो क्लोजेस्ट टू
न्यूक्लियस पहुंच जाता है, वो उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी काउंट करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो भी एनर्जी दो वो उससे करीब तो जाता नहीं है, वहीं तक जाता है, तो वो उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाता है अल्फा पार्टिकल का, जिससे वो बम्बार्ड किया जाता है। कितनी बात सुनी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या मतलब हुआ, इसको अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो दे रखा है द मिनिमम डिस्टेंस between nucleus and the alpha particle. The alpha particle is known as distance of closest approach. Distance of closest approach. ठीक है। Whatever, no further distance will decrease if the kinetic energy of alpha particle is increased. Alpha particle is increases, ठीक है ना, इंक्रीज, ठीक है ना, यानी उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ा दे तो उसके जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा डिस्टेंस कम नहीं हो सकता। नो फर्दर डिस्टेंस विल डिक्रीज, उससे अब डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकता इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इंक्रीज। ठीक, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आगे दे रखा है when the kinetic energy, when the alpha particle approaches to nucleus, ठीक है ना, approaches to nucleus, the kinetic energy of alpha particle decreases, changes into alpha particle is change into electrostatic potential energy. When the alpha particle approaches to distance of closest approach, all kinetic energy is converted into potential energy, ठीक है। The kinetic energy is equal to half mv square. The electrostatic potential energy is equal to k q1 q2 upon r। r नॉट ले लेते हैं क्योंकि क्लोजेस्ट अप्रोच पे लेंगे,
जब क्लोजेस्ट अप्रोच पे पहुंचते हैं तब की बात है ये। तो ये हम लोग यहाँ पे जो है ना इसको ये ऐसे फिगर बना लेते हैं और ये हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच है ये, ठीक है ना, आर नॉट, ठीक है। यहाँ अल्फा पार्टिकल है, ये जो Q1 है ये सोर्स चार्ज है। जैसे मान लो हमारा यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल के 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग Q1 को ले लेते हैं, Q1 इज इक्वल टू 2e और Q2 इज इक्वल टू न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड फॉयल, ठीक है ना। तो जितना भी उसका एटॉमिक नंबर है वो तो Z ले लेते हैं, ये E ले लेते हैं, गोल्ड फॉयल का लेंगे या किसी और का भी ले सकते हैं। तो हम लोग ने Z ले लिया एटॉमिक नंबर और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, तो ये Q2 के बराबर कर लिए ये, और ये डिस्टेंस तो ये K2e इंटू ZE अपॉन R नॉट, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2kZe स्क्वायर अपॉन R नॉट। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन था काइनेटिक एनर्जी के लिए। कितनी बात में जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, तो ये जो है ना इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। चलो वो आएगा, उसमें आएगा, लेकिन वो थोड़ा गूंजता है। हाँ वो थोड़ा गूंजता है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हम यहाँ से मिटाते हैं। आगे देखते हम लोग यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2kZe स्क्वायर अपॉन R नॉट, ठीक है। इसको जो है हम लोग R नॉट लेना चाहेंगे, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, तो R नॉट इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो 2kZe स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच का एक रिलेशन आ जाता है, ये 2kZe स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये उसके हिसाब से हो गया। क्या बताया कि जब कभी हम लोग क्या देखा गया कि गोल्ड फॉयल के अंदर जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी यूज़ करते हैं, वैसे तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो दे रखा है कि जो स्टैंडर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल यूज़ करेंगे, जो क्लोजेस्ट अप्रोच देगा हमें, वो है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हमें मिलेगा यहाँ पे लेना होगा एक क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द इन द गोल्ड। काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना यूज़ करते हैं गोल्ड के लिए। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करेंगे जूल में, तो क्या देखा 5.5 इंटू 1.610 टू द पावर -13 जूल हो जाता है। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.610 टू द पावर -13 जूल के बराबर होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.610 टू द -19 होता है, और मेगा में 10⁻6 होता है, तो वो 13 आ जाता है हमारा। तो ये इतना जूल के बराबर होता है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करेंगे हमारा इतना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ये ले लेंगे। गोल्ड के लिए फुल गोल्ड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 79, ये दे रखा है। और ये K जो है हम लोग जानते हैं, K जो है ना परमिटिविटी कांस्टेंट होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये जानते हैं हम लोग वैल्यू। इसे डालते हैं यहाँ पे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो R नॉट का वैल्यू आएगा हमारा
9 इंटू 10⁹ 79, और ये जो E है, E स्क्वायर है 1.6 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, और नीचे 5.5 10 इंटू 1.6 10⁻⁻13 जूल एनर्जी ले लेते हैं। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आता है, R0 इज इक्वल टू 44.13 10⁻⁻40 मीटर, -14 मीटर। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देते हैं तो R0 इज इक्वल टू 41.3 10⁻⁻15 मीटर हो जाता है। 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दिया। 10⁻⁻15 को हम लोग 1 फर्मी बोलते हैं। R0 इज इक्वल टू 41.3 फर्मी मीटर होता है ये। तो क्या बताया, अगर हम अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉयल पे इतना एनर्जी से बम्बार्डमेंट करें, कितना 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से बम्बार्डमेंट करें, तो वो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा वो 41.3 फर्मी मीटर होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी एनर्जी से देख सकते हैं, ले सकते हैं और उसमें निकाल सकते हैं। निकालने के लिए जैसे इसको एनर्जी बढ़ा देंगे तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और कम हो जाएगा कितनी बात में, लेकिन ये हमारा एक 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इतना वैल्यू आता है। कितनी बात में ये दे रखा हमारा, ये जो है यहाँ तक गया और ये न्यूक्लियस, तो इसको हम लोग ले के रेडियस एक हम लोग न्यूक्लियस ये बना लेते हैं, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो जाता है, क्योंकि ये इसका पूरा साइज हो जाता है ये, और इससे नीचे जा नहीं सकता अल्फा पार्टिकल सरफेस पे, न्यूक्लियस के सरफेस से मैक्सिमम तो सरफेस तक जाएगा, सरफेस के अंदर तो जाएगा नहीं, पेनिट्रेट तो करेगा नहीं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो फिर सरफेस तक जाएगा। तो ये हमारा न्यूक्लियस का साइज हमें दिखाता है। न्यूक्लियस का साइज कितना है फर्मी मीटर में? हाँ, आमतौर पे जो हम लोग दिखाते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस 1 फर्मी मीटर, साइज ऑफ न्यूक्लियस 1 फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर को क्या बोलते हैं हम लोग? 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये तो न्यूक्लियस का साइज है, और ये पूरे एटम का जो साइज होता है, साइज ऑफ एटम दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉन। साइज ऑफ एटम जो दे रखा है वो 1 एंगस्ट्रॉन होता है। 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। कितनी बात सुनी? तो देखिए न्यूक्लियस कितना छोटा है, इन दोनों में कितने जीरो का डिफरेंस है? 5 जीरो का डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द एटम एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस को कंपेयर करेंगे, इधर नोट कर लिया आप लोगों ने, मिटा दे इसे। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस, ये याद रखिएगा। ये गोल्ड के लिए तो दिया ही दिया है, ठीक है ना, बाकी किसी और के लिए भी कर सकते हैं हम लोग, उसका एटॉमिक नंबर दिया रहेगा। यहाँ पे हम लोग रेशियो लेते हैं, ठीक है, साइज ऑफ एटम अपॉन साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये 10⁻⁻10 10⁻⁻15, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁵, ये आ जाएगा। ये 15 है ना, ऊपर जाके +5 हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बताया कि साइज ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁵ इंटू साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये जो ना 1 लाख टाइम्स, यानी कि जो एटम होता है न्यूक्लियस के कंपेयर में 1 लाख गुना बड़ा होता है। 1 लाख टाइम्स साइज बड़ा है एटम का। एटम ऐसे स्मॉलेस्ट होता है,
मगर देखो ये हम लोगों ने फिजिक्स के अप्रोच से कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं कि जो साइज ऑफ द एटम है 1 लाख टाइम्स ग्रेटर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से 1 लाख गुना बड़ा होता है। ये डेटा जो है ना, ये जो 1/10⁵ है, ये आमतौर पे कॉमन क्वेश्चन में पूछ लेते हैं भाई न्यूक्लियस में और एटम में कितना डिफरेंस है साइज का, ठीक है ना, 1 लाख गुना डिफरेंस है। कितनी बात समझ में आई? ये टॉपिक था हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बाय अल्फा पार्टिकल। ये फिजिक्स का पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, मगर फिजिक्स में ये वाला टॉपिक जो है मेन है, बाकी वो सब उन्होंने करा। ये हो गया रदरफोर्ड के हेल्प से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहाँ पे एक दे रखा है लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हर जो दिए हैं सबका तो एक एडवांटेज है, तो कुछ कुछ उसका लिमिटेशन भी है, कुछ कमियां भी है। तो रदरफोर्ड ने इतना अच्छा एटॉमिक मॉडल दिया है, तो इसका कुछ 1-2 लिमिटेशन भी है। क्या है लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड, वो मैं बताने जा रहा हूं। ये देखते हैं लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, क्या बताया कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है। ये था हमारा रदरफोर्ड का एक मॉडल था। लेकिन साइंस तो हमेशा ही कंटिन्यूअस नए नए कंसेप्ट को लेके आता है और आ रहा है, कल भी और आज भी और आता रहेगा, क्योंकि जो कंसेप्ट पुराने दे रखे हैं ऐसा नहीं कि आने वाला दिन में वही चलता रहेगा। उस टॉपिक पे, उस कंसेप्ट पे, उस रिलेशन पे काम चल रहे हैं, लोग नई नई चीज़ें उसमें ढूंढ रहे हैं और आने वाले कुछ सालों के बाद जो भी थ्योरी लॉ है उसमें नए नए एडिशन हो जाते हैं, चेंजेस आते हैं, तो उसमें कंसेप्ट में मॉडिफिकेशन चलते रहता है। क्या बताया कि एक कंसेप्ट है कि जब भी कभी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो अपना एनर्जी लॉस करेगा। जब भी कभी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो जाहिर है काइनेटिक एनर्जी उसका लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा। और जब एनर्जी लॉस होगा तो फिर क्या होगा? तो रदरफोर्ड के हिसाब से बताया क्या कि ये तो न्यूक्लियस है और ये हमारा एक मान लो ऑर्बिट है जिस पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से, मान लिया एंटी क्लॉकवाइज। तो इनके बीच में एक तरह का अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दिखाएंगे, इनके बीच में एक तरह का अट्रैक्शन होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन जब ये मूव कर रहे होंगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होता है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और इस तरह से ये रिवॉल्व करते रहता है, ठीक। लेकिन क्या बताया, जब एनर्जी लॉस करेगा तो जाहिर है इन दोनों के बीच का या इसका मास में कम होता जाएगा, क्योंकि बताते हैं मास इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू मास, E इज इक्वल टू mc², एक फॉर्मूला आइंस्टीन का दिया हुआ है। तो जब ये मूव करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा तो इसका मास भी कम होता जाएगा। जब मास कम होगा तो इनके बीच का जो कूलम फोर्स है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आता है mv²/r, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²/r। तो इसका मास जो है ना, एनर्जी कम होता जाएगा तो इसका मास कम होता जाएगा और वो जो फोर्स जो पहले बैलेंस किया हुआ था अब इम्बैलेंस हो जाएगा। और इम्बैलेंस होने की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट पे घूम रहा था वो अट्रैक्शन की वजह से उसका ऑर्बिट डिक्रीज करता जाएगा और अब उसका जो नया जो ऑर्बिटल पार्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, स्पाइरल फॉर्म में आके न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। ये एक नया कंसेप्ट आया कि जब भी कभी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, जब एनर्जी लॉस करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स ऑर्बिट पे मूव नहीं करेगा, ये इसका रेडियस जो है ना डिक्रीज करता जाएगा और इस तरह से ये स्पाइरल बन के न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। इसको अपने ऑर्बिट से न्यूक्लियस पे आके गिरने में कितना टाइम लगता है वो एक दे रखा है 10⁻⁻8 सेकेंड। इतनी देर में गिर जाना चाहिए उस कंसेप्ट के हिसाब से, उस नए
कंसेप्ट के हिसाब से जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस पे इतने टाइम में गिर जाना चाहिए। लेकिन क्या देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे ही रिवॉल्व करता रहता है, गिरता नहीं है। तो आखिर ये अपने ऑर्बिट पे क्यों रिवॉल्व कर रहा है, गिर क्यों नहीं रहा है? रदरफोर्ड ने चूँकि एक्सप्लेन नहीं किए, और ये एक लिमिटेशन हो गया, एक ड्रॉबैक हो गया। कितनी बात समझ में? ये एक ड्रॉबैक आ गया। साथ ही ये बताया कि जब ये कंटिन्यूअस ये गिरता जाएगा तो एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है ना। जब कभी बॉडी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आता है तो एनर्जी को लॉस करता है, और लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा। यहाँ पे जो है एक कंटिन्यूअस पाथ हो रहा है तो ये कंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज करना चाहिए, ऐसा कंटिन्यूअस एनर्जी आना चाहिए। लेकिन क्या देखा गया कि कंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज नहीं होता, डिस्क्रीटेड फॉर्म में। जैसे रदरफोर्ड ने बताया कि भाई ये न्यूक्लियस है, पहला इलेक्ट्रॉन पहले शेल पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल पे है, तीसरा इस तरह से है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ जाएगा तो जितना इसका एनर्जी गैप है उतना लेके जाएगा वो, या दोबारा लौट के अगर सेकंड से फर्स्ट पे आएगा तो उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा जितना उनका एनर्जी गैप है। तो उतना या तो गेन करके ऊपर जाए, या जब लॉस करेगा तो उतना लॉस करेगा। हाँ, लेकिन बीच का कोई एनर्जी लॉस और गेन नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन ये तो कंटिन्यूअस गिर रहा है तो ये बीच का भी आना चाहिए, ये तो कंटिन्यूअस है, बीच का पाथ भी आ रहा है, ऐसे ऐसे बीच का पाथ भी आ रहा है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूम के ऐसे ऐसे आ रहा है तो ये बीच का भी एनर्जी आना चाहिए, लेकिन बीच का एनर्जी नहीं आता, सिर्फ डिस्क्रीट फॉर्म में आता है। तो डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी क्यों है, या वेवलेंथ क्यों है? वेवलेंथ, एनर्जी से वेवलेंथ भी एसोसिएट होता है, फ्रीक्वेंसी भी एसोसिएट होता है। बताया था ना, एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू के बराबर होता है, ठीक है। और इस न्यू को हम लोग चाहें तो फ्रीक्वेंसी इसको E इज इक्वल टू एच न्यू के टर्म में दिखा सकते हैं हम लोग, और न्यू को चाहें तो हम लोग एच सी बाई लैम्डा के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे रिलेशंस हैं, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? तो ये जो दो ड्रॉबैक था, एक ड्रॉबैक तो ये आ गया कि ये गिरता क्यों नहीं, और दूसरा ड्रॉबैक कंटिन्यूअस एनर्जी, कंटिन्यूअस वेवलेंथ आना चाहिए था, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं होता, एग्जैक्टली वो डिस्क्रीट फॉर्म में आता है। तो इसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया, और यही रदरफोर्ड का ड्रॉबैक हो गया एटॉमिक मॉडल का। इस रदरफोर्ड के लिमिटेशन को आगे चल के एक दूसरे साइंटिस्ट है, नाम है नील बोर, उन्होंने इसको रेक्टिफाई किया, इस ड्रॉबैक को ख़त्म किया, और फिर एक नया एटॉमिक मॉडल दिया, और उसको कहते हैं नील बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से करें।